हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में बात करते हैं अब आरबीआई के फंक्शंस को जानते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। नंबर वन फंक्शन आरबीआई का है कि आरबीआई ना बैंक नोट्स को इशू करता है। मुझे श्रेया ज़रा ये वाली बात क्लियर करो, कौन से बैंक नोट को ईशा इशू करता है आरबीआई? 2 से 2000। और जो सारे सिक्के हैं और 1 रुपए का नोट है उनका क्या हुआ? गवर्नमेंट। ठीक है, आरबीआई जो है उसके पास सोल मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब मालिकाना हक है और कोई ये काम नहीं कर सकता करेंसी नोट्स को इशू करना, एक्सेप्ट, देख रहे हो, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट जिसको भारत की सरकार इशू करती है। 1 रुपी नोट और सारे के सारे जो सिक्के होते हैं हर एक डिनोमिनेशन के। अच्छा, डिनोमिनेशन जो अंग्रेजी शब्द है इसका मतलब क्या होता है? जो लिखा रहता है किसी भी नोट पर या सिक्कों पर 1, 2, 5, 10, 20, 200, 100, 50, 500, 2000, इसको कहते हैं डिनोमिनेशन। इनकी जो मिंटिंग होती है और जो इशू करा जाता है इनको, वो भारत की सरकार के द्वारा करा जाता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? 1 रुपए के नोट की और सारे के सारे सिक्कों की, आरबीआई के द्वारा नहीं। लेकिन 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 इशू तो भारत की सरकार के द्वारा करा जाएगा। 2 कीवर्ड्स पे ध्यान देना, इशू। लेकिन सर्कुलेट जो करा जाएगा वो आरबीआई के द्वारा ही करा जाएगा। सर्कुलेट मतलब क्यों प्रधन्या? वो इतने भी ज़्यादा सर्कुलेट नहीं होने चाहिए कि ज़्यादा फ्लो हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो करेंसी ही है ना ईशा। मिसबा ज़्यादा सर्कुलेट अगर हो गए तो ज़रा इन लोगों को बताओ, 5 रुपए का जो पहला सिक्का चलता था उसके साथ क्या तिस्करी होने लगी थी? कहाँ जाने लगा था वो? बांग्लादेश, है ना अर्पित, हमारी शाइनी की कैपिटल। और वहां पर क्या होता था? उसका ब्लेड बनते थे। श्रेया, ये वाला इशू पता है प्रधन ने आपको? श्रेया, हाँ, अच्छा। 5 रुपए के सिक्के बांग्लादेश में भेजे जाते थे। इसके अंदर प्योर तरीके से मेटल होता था, ठीक है, जिससे ब्लेड बन जाते थे। अब ये महंगे बिकेंगे, तो बॉर्डर पे ये देखा गया कि 5 रुपए के सिक्के बहुत सारे बोरियों में भर भर के बांग्लादेश पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? उससे ब्लेड बनता था। देख रहे हो प्रधन्या, दूसरी मिसाल, कितना फ्री है इंसान। दिमाग मतलब जहां लगाना चाहिए वहां लगाता नहीं है ना। और बाकी जगह पे देखो। अच्छा, बॉर्डर सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, इसके लिए देखो ग्रुप पे मैंने आप लोगों को ये मयूर से करवाकर फर्जी जो सीरीज़ है शायद कपूर की, वो मैंने आपको दी है। फर्जी आप सभी लोगों को देखनी है, आराम से देखनी है, इत्मीनान से देखनी है, ईयरफोन्स लगाकर देखनी है। इससे आपका जीएस पेपर 3 जो है इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। आपकी आंसर राइटिंग बहुत बेहतरीन होगी। ये वाली बात आज समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फर्जी आप लोगों ने अगर अच्छे से देख ली, आपकी बहुत हेल्प होगी मनी लॉन्ड्रिंग के टॉपिक में और जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो डायमेंशन हैं, मुद्दे हैं, उन सब चीज़ों में, ट्रैफिकिंग वगैरह में। ठीक है, आरबीआई जो है इट हैज़ अडॉप्टेड द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये वाली बात याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसका मतलब दोस्तों ये होता है, देखो आरबीआई के पास पावर है नोट को प्रिंट करने की 2 से 2000। डू यू ऑल एग्री? ठीक है, लेकिन आरबीआई को ये कैसे पता लगेगा कि हमें कितने नोट प्रिंट करने हैं? अंधाधुंध थोड़ी ना आरबीआई नोट प्रिंट करता चलेगा। ज्यादा अगर इकोनॉमी के अंदर करेंसी अगर फ्लो कर गई तो उससे इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई हो जाती है, रोजमर्रा की चीजें जो होती हैं वो महंगी मिलने लग जाती हैं, जिससे आम आदमी सफर करता है, उसका बजट सफर करता है, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है आम इंसान का। सैलरी उतनी, मतलब आमदनी उतनी और खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि आमदनी 98 खर्चा रुपया।
तो आरबीआई ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम अडॉप्ट करके रखा हुआ है फॉर नोट इशू सिंस 1957। क्या है भाई ये, समझ में नहीं आया ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ना कोई भी जो नोट प्रिंट करता है वो तब करता है जब 200 करोड़ की जो लिमिट है उसकी ये ऊपर नीचे होने लग जाती है। अब ये 200 करोड़ की लिमिट क्या है, आरबीआई को कुछ ना एक मिनिमम रिजर्व रखने पड़ते हैं 200 करोड़ के। किस में, सिक्कों में नहीं, नोट में नहीं, सोने में, गोल्ड में और फॉरेन करेंसी में, जिनकी मिलाकर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज प्लस सोना, जिनका टोटल वर्थ 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। और उसमें से भी एक रूल है 115 करोड़ मिनिमम, वर्ड पे ध्यान देना, मिनिमम गोल्ड होना ही चाहिए इस 200 करोड़ में। अब ये रिजर्व 200 करोड़ से अगर कम हो गया तो जितना कम हो गया उतने करोड़ के नोट प्रिंट कर दिए जाएंगे। अब समझ में आया मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब। यानी कि आरबीआई कभी भी श्रेया प्रदन्या नोट अगर प्रिंट करेगा, वो मिसबा, ईशा, अर्पित, तो वो क्या देखेगा, ये 200 करोड़ के रिजर्व्स हमारे पास गोल्ड और फॉरेन करेंसी के पड़े हुए हैं क्या। अगर ये कम हो रहे हैं, ये कम हो गया ये रिजर्व, तो आरबीआई उतना पैसा इकोनॉमी के अंदर रिलीज कर देगा बाय प्रिंटिंग फ्रेश करेंसी नोट्स। ओके, हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। फिर इनपुट करता है, हाँ, इससे क्या होता है कि बैलेंस चलता रहता है। जैसे मतलब मान लो आपने ये बोल रखा है कि इमरजेंसी के लिए मैं अपने घर से बाहर दिल्ली में रहती हूं, तो मुझे ना अपने बैंक अकाउंट में कल को कोई बात हो गई, मुझे कुछ खाना पड़ गया, कहीं जाना पड़ गया, तो मैं 2,000 रुपये मिनिमम रखती रखती हूँ, उसको मैं छेड़ती नहीं हूँ। मान लो किसी कारणवश आपको उसमें से खुला करवाना पड़ा, छुट्टा करवाना पड़ा, 500 रुपये 200 रुपये निकालने पड़े, इमीडिएटली आप वो 600 रुपये, अगर मान लो कि 2,000 रुपये थे, आपने उसमें से 600 रुपये निकाल लिए, 1,400 बचे, तो आप वो 600 रुपये दोबारा अपने पर्स के अंदर डाल दोगे कि 2,000 तो मैं रखती ही रखती हूँ, मेरा रूल है, इससे कम मैं होने नहीं दूंगी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो आपके पास सैलरी जैसी आएगी ना, आप सबसे पहले वो 600 रुपये डालोगे अपने बटुए के अंदर, अपने पर्स के अंदर। ये रूल है। ये एक प्रकार से ना, इसको ऐसे थ्योरेटिकली समझना थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप इसको तराजू मान लो इकोनॉमी की, जो कि आरबीआई के हाथ में है। अगर कोई भी डिसबैलेंस होगा, इम्बैलेंस होगा, तो जो आरबीआई है उतने जो करेंसी नोट्स है वो प्रिंट कर देगा। लेकिन कब करेगा, बिगड़ना क्या चाहिए, ये 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व बिगड़ना चाहिए, उसके बाद ही, ऐसा नहीं अंधाधुंध कभी भी। ओके, मिनिमम इतना रिजर्व सिस्टम रखना ही पड़ता है। और किसके लिए, देख लो, मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर नोट इशू, कि नोट कब इशू होगा, इस कंडीशन में इशू होगा अगर 200 करोड़ की जो लिमिट है, जो उसका पोर्टफोलियो है, ये अगर डगमगा रहा है, ये कम हो रहा है। अच्छा, अगर ज्यादा बढ़ जाए 200 करोड़ से, तो क्या करेगा आरबीआई, मयूर? विड्रॉ नहीं कहते उसको, कहते सक कर लेगा। नहीं नहीं, अरे वो जेन्युइन वर्ड होता है भाई, सोचने कमी है तुम्हारी, तो हम क्या करें। सक आउट कर लेगा इकोनॉमी से। ठीक है, कैसे करेगा अर्पित, आरबीआई कैसा खींच लेगा इकोनॉमी से पैसा? देखो, जो इंटरेस्ट रेट, वेरी गुड, इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट बढ़ा देगा, ताकि लोन जो है ना श्रेया प्रदन्या सबको महंगे मिलने लग जाएंगे उससे।
खींच लिया पैसा। और भी तरीके होते हैं, वो आपको इसके और भी लेक्चर है सीवी सचदेवा में, आपको पता लग जाएगा, डोंट वरी। अभी के लिए ज़्यादा डिटेल में मत घुसो, ऊपर ऊपर से इसके फंक्शंस को भी हम कर रहे हैं, ठीक है, इतना लेकिन मोर देन इनफ है। पहले मुझे लेकिन ये बता दो आगे बढ़ने से पहले, क्या मिनिमम रिजर्व सिस्टम सबको समझ में आया, फिर से कुछ रिपीट करना है मुझे? अरे हाँ या ना तो बोल दो, ठीक है। सोच रही है बैठ के श्रेया। नहीं नहीं, अरे गोल्ड जो कम हो जाए ना, वो रखना ही पड़ेगा कैसे भी करके लेकर आ। गोल्ड अगर कम हो गया तो उसके उसके लिए भी, अगर गोल्ड कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मयूर 200 करोड़ फिर तो सफर कर ही रहा है ना, का मतलब। आरबीआई एक्ट्स एस बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट क्या? हाँ, बैंकर ऑफ द बैंक और बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। अब जैसे एक बात बताओ प्रतन्या, आपके लिए अभी बैंकर कौन है लाइफ में? आपका खर्चा कहां से निकलता है? मयूर कौन है आपका बैंकर? श्रेया कौन है बैंकर आपका? पिताजी, घर वाले, आप अपना खुद का कुछ भी निकाल, मतलब खुद भी कमा रहे होगे, ठीक है। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकिंग एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। क्यों भाई? ये तो राजनीति के चक्कर में अर्पित लंका लगवा देंगे देश की, ऐसा खर्चा कर मारे, पता चला। इनको समझाना कि देखो खर्चा जो है एक लिमिट तक करा जाना चाहिए। मान लो कि आपके पास प्रदन्या अंधाधुंध कमाई कहीं से आने लग गई, महीने महीने के लाख लाख 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं, अब आप तो निकल गए बस पैसों की खनक से, ये शॉपिंग वो शॉपिंग, है ना, अंधाधुंध शॉपिंग में लगे हुए हो, चीज़ें ला रहे हो बेफिजूल की जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो घर पे क्या? हाँ, उनकी फिजिकल पॉलिसी को, बिल्कुल बिल्कुल उनकी, यानी कि देखो ना, देखो जो सरकार की फिजिकल पॉलिसी होती है, आप लोग इतना तो मानोगे ना कि सरकार तो हमेशा हर एक स्टेप ऐसे ही लेगी कि कभी अगर उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स भी अपना, जिसको कहते हैं आम भाषा के अंदर अर्पित, पॉलिटिकल उल्लू भी अगर सीधा करना है ना अगर पार्टी को, तो वो सोचेंगी नहीं, वो खर्चा कर देंगी बेफालतू के अंदर। जैसे फार्म लोन वेवर स्कीम्स के बारे में सुना है आप में से किसी ने? किसानों का कर्जा माफ कर देती थी सरकार अभी कुछ साल पहले। अब हमारे देश में क्या होता है कि आप किसी की एक बार मदद कर दो ना, तो जनता को प्रधन्य हरामखोरी की आदत पड़ जाती है। तो सारे किसानों को क्या लगता था, ले लो लोन, कोई बात नहीं, इलेक्शन आएंगे, चुनाव के टाइम पे माफ कर देगी सरकार। लेकिन इससे देश का जीडीपी का कितना बट्टाधार होता है, किसी ने सोचा है ना श्रेया? बताओ, ये फ्री का पैसा है, सरकार के बाप का पैसा है, पीएम के बाप का पैसा है, किसका पैसा है ये? हमारे बाप का पैसा है। ठीक है। इट मैनेजेस गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज, ठीक है। इट परफॉर्म्स, आरबीआई जो है, इट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ क्रेडिटिंग लोन्स टू द गवर्नमेंट। शॉर्ट टर्म में आरबीआई सरकार से कोई भी ब्याज नहीं लेता विदाउट एनी इंटरेस्ट। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी बाय और सेल करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि शेयर मार्केट के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के अंदर शेयर करे जाते हैं। हो सकता है शेयर में भी, हो सकता है शेयर की फॉर्मेट में, स्टॉक्स की फॉर्मेट में ये ट्रेड हो, बाय सेल हो, या फिर बॉन्ड्स के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। सरकारी बॉन्ड्स सुने हैं ना, सरकारी कंपनीज के भी शेयर वगैरह होते हैं। मुझे एक बात बताओ, अभी आया है हमारे सामने, है ना मयूर, कोल इंडिया कैसी कंपनी है ये? पीएससी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। क्या इसका शेयर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो इट गिव्स मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइस टू द गवर्नमेंट्स, ठीक है। बैंकों का बैंक होता है आरबीआई। बैंकों का बैंक कैसे? जैसे हमने भी खाता खोल रखा होता है, हमारा भी कोई ना कोई बैंक होता है, ऐसी बैंकों का भी बैंक होता है। बैंकों की बैंक को कहते हैं आरबीआई।
क्या मतलब इस बात का समझते हैं। ऑल द अदर बैंक्स इन द कंट्री, अदर बैंक्स मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है, अपार्ट फ्रॉम आरबीआई, ऑल द अदर बैंक्स इन द कंट्री दे कीप देयर पार्ट ऑफ कैश बैलेंसेस विद आरबीआई, डिपॉजिट की फॉर्म में रखते हैं वो आरबीआई के पास, ताकि क्राइसिस के टाइम पर वो अपनी लायबिलिटीज को मीट कर पाए। और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अपने कैश बैलेंस को दो तरीकों में रखते हैं, कुछ कैश बैलेंस वो अपने पास रखते हैं एंड द अदर पार्ट इज केप्ट विद आरबीआई एज डिपॉजिट। मान लो मेरी कोई वाइफ है, कियारा अडवाणी टाइप्स हॉट सी कोई वाइफ है मेरी, और वो वर्किंग है, अच्छा कमाती है, मुझसे भी मान लो कि डबल ट्रिपल कमाती है, और मेरी बीवी है तो इस चीज़ के लफड़ों में मत पड़ना कि एक नंबर का कमाती है, दो नंबर से कमाती है, जैसे कमाती है बस हमारे घर में पैसा आ रहा है, फिर चाहे वो अर्पित शाइनी वाले रास्तों से आ रहा हो, बांग्लादेश से, कहीं से भी आ रहा हो, ठीक है, आ रहा है बस। अब यहां पर क्या है, कुछ वो अपने फोन पे अपने बैलेंस एसबीआई के अकाउंट में रखती है पैसे। अब उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा उसकी कमाई है और कुछ कुछ पैसे सारे के सारे उसको अपने पास रखना कैश की फॉर्म में, या सारे के सारे क्रेडिट कार्ड सबके पासवर्ड खुद रखना, ये सेफ नहीं है। तो उसने कुछ कुछ पैसे मेरे पास भी रखवा रखे होते हैं, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा मेरे पास डिपॉजिट कर देती है वो। अब यहां से क्या होगा, मान लो कल को उसको ऑफिस की तरफ से किसी एक बिजनेस मीटिंग में या कहीं पर भी जाना पड़ता है, कहीं पर भी वो एक फॉरेन ट्रिप पर गई है, कुछ भी गई है ऑफिस वालों के साथ, एंड उसका पर्स चोरी हो गया, या सारा का सारा कैश जो है उसने मतलब मान लो कि एयरपोर्ट पे फॉरेन एक्सचेंज लिया था, इंडियन करेंसी को चेंज करवा कर जिस कंट्री में वो गई थी उसने चेंज करवाया, काफ़ी बल्क में वो पैसा लेकर गई थी, कैश लेकर घूम रही थी, एंड सब चोरी हो गया, गिर गया, कुछ भी हो गया, आ गया ना क्राइसिस। लेकिन मैं कहूँगा कोई बात नहीं बेबी, मैं अभी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तुम्हारा कुछ पार्ट मेरे पास ये पड़ा हुआ था डिपॉजिट की फॉर्म में। सेम आरबीआई यही करता है कि कुछ तो कहता है कि कैश बैलेंस तो अपने पास बचा के रखो। अच्छा, यहां पर क्या है कि मैंने अपनी वाइफ को ये भी बोल रखा है कि तुम ना सेविंग करा करो अपने अकाउंट में, मतलब कुछ पैसा रखा करो, सारा खर्च नहीं करना है। अब ये तो जो है हो सकता है कि बदतमीज बीवी मुझे मिल जाए तो मुंह चलाने लगे मुझे इतनी सी बात पे, तुम कौन होते हो, मेरी कमाई ये वो है ना। तो मैं मस्कीटो रैकेट इसकी जीप पर लगा भी दूंगा फिर मैं। लेकिन आरबीआई को क्या, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं, अगर आरबीआई ने बोला शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कि कुछ तुम कैश बैलेंस अपने पास रखो, तो वो मना कर सकते हैं क्या अर्पित, तुम कौन होते हो, हमारी कमाई है, बोल सकते हैं ऐसे आरबीआई से? क्यों, मेरी बीवी तो मुझसे बदतमीजी कर रही थी, ये क्यों इतने अच्छे हैं फिर? डर डर ठीक है। उसके बाद जो आरबीआई है वो कुछ पार्ट अपने पास भी रखता है। मेरी बीवी हो सकता है मुझे मना कर दे कि नहीं तुम्हारे पास पैसा नहीं रखूंगी मैं, तुम सारा ट्रेडिंग में लगा दोगे, फंसा रहेगा वो काफी दिन के लिए पैसा मेरा। लेकिन अगर आरबीआई श्रेया शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से पैसे मांगे कि तुम कुछ पार्ट हमारे पास रखो ही रखो डिपॉजिट के तौर पे, वो हम ही रखेंगे, तो वो ऐसा बोल सकता है नहीं हम रखवाली कर लेंगे, हमारे पास बहुत अच्छी तिजोरी है, हम रात को स्नाइपर राइफल वगैरह वालों गार्ड्स खड़े कर देंगे, Z+ सिक्योरिटी खड़ी कर देंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अपना संभालो, हमें अपना संभालने दो, ऐसा मुंह चला सकता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक? क्यों? हाँ, करना ही पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल कमर्शियल बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक या पब्लिक भी हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वाला अपार्ट फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई जिनको रेगुलेट करता है जिन बैंकों को जिसमें जनता का पैसा डिपॉजिट होता है, उसको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं। आरबीआई में पापा का अकाउंट है आपके आरबीआई का? क्यों क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं है? नहीं होते? पक्का सोच समझ के बोल रहे हो प्रधन्या? जनता नहीं खुलवा सकती आरबीआई में अकाउंट, कैसा भी अकाउंट खुलवाने जा रहे हो? एक मेरे लिए भी खुलवा लेना, मेरी एफडी करा देना जरा आरबीआई में, ठीक है। मेरा थंबनेल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यूट्यूब पे देखा होगा ना मयूर, कि आरबीआई खरीद लूँ क्या?
इसी चैप्टर के लिए। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। श्रेया, जब सारे लोगों के दरवाजे बंद हो जाएं आपको प्यार करने के, कुछ गिने चुने लोगों के दरवाजे तो फिर भी खुले रहेंगे, है ना? है ना? नहीं, हंसने वाली क्या बात है, नहीं खुले रहेंगे? बिल्कुल खुले रहेंगे। आप उनसे कहो मुझे अपने घर में रुकवा लो, खाना पीना दे दोगे क्या? जब तक मैं जॉब नहीं ढूंढती ऐसा नहीं करती, घर वालों ने तो मुझे निकाल दिया एक निब्बे के चक्कर में। तो किसी ना किसी के दरवाजे तो हो सकता है आपके लिए खुले रहे। वो आपके लिए हो सकता है कि लास्ट रिजॉर्ट हो, लेकिन वो अपना दरवाज़ा आपके लिए खोल दे। जैसे, क्या आप लोगों ने वेकअप सेट देखी है मूवी? उसका बाप जब उसे निकाल देता है, काफ़ी रईस होता है रणबीर कपूर, तो जा के रहता है ना कोंगना सिर के घर में रात को, रोती हो जाता है बकचोदी करते हुए, है ना? है ना? और वो रख लेती है उल्लू की पट्टी। आरबीआई जो है, इट इज नॉट ओनली अ बैंकर टू द बैंक्स बट ऑल्सो अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या है? जब सब लोग आपको कर्जा देने से या लोन देने से, हाँ बता बता ब्रदर ना, आरबीआई से वो ले लेते हैं, हाँ वही वाली बात है। डेट इज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अप्रोच द आरबीआई टू गेट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस। कि सर जी, आपने सही बोला था, हमारी पीएनएल स्टेटमेंट हमने अपनी तरीके से मैनेज करके आपको झूठी झूठी दिखा रहे थे। अब डर लग रहा है क्योंकि हमारे पास कुछ बचा नहीं है और हमारा बैंक कोलैप्स होने की कगार पे है। प्लीज़ सपोर्ट अस फाइनेंशियली। अच्छा, इस केस में आरबीआई मना कर सकता है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे? देखो क्यों, देखो सबसे पहले तो दोनों केसेस हैं। आरबीआई सबसे पहले तो ये देखिएगा कि जनता का कितना पैसा है, और अगर हम इसको सपोर्ट ना करें तो जनता जनता का कितना बट्टाधार हो सकता है। आरबीआई कभी भी जनता को नुकसान नहीं होने देगा। और एक बार जब मामला पूरा का पूरा ठीक हो गया तो आरबीआई ना इन इन बैंकों के पे आपको पता होगा कि स्ट्रिक्टनेस के तौर पर, उस टर्म को मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन ब्लैक लिस्टिंग कर देता है, फिर बहुत सारे फायदे नहीं मिल पाते शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को। मतलब रिस्ट्रिक्शन बढ़ा देता है बहुत सारे मामलों के अंदर। हाँ, बहुत सारी चीज़ें कर देता है, और फिर उसके बाद अगर फिर भी मीट ना करे तो फिर लाइसेंस खींच लेता है। आरबीआई इज द, हाँ क्या क्या बोला बता। जनता को वो होगा। आई थिंक कुछ साल पहले 2016-17 में येस बैंक के साथ आई थिंक ऐसा हुआ था क्या, है ना? हाँ हाँ। एज आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी अनेबलिंग एनेबलिंग इटसेल्फ टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। यानी कि जब सारे रास्ते बंद हो गए तो ये आते हैं, फिर आरबीआई आते हैं फिर कृष्ण जी के रूप में, सुदर्शन चक्र लेकर अपना। आखिरी में बाप ही काम आता है, देख रहे हो? जैसे मतलब मान लो कि आप अपनी अपनी चलाते रहे, ठीक है, हमें ये करना है वो करना है ऐसा करना है वैसा करना है, और आप फंस गए उस चक्कर में अपनी अपनी चलाते चलाते किसी लाइफ की एक सिचुएशन में। तो आपने कहा पापा आप सही बोल रहे हो, आप आके निकाल लो। इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है। दंगल के अंदर उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो बहुत चलाती है अपनी अपनी अकेडमी, चली जाती है शहर में, वो सोचती है मेरा बाप तो गवार है, यहाँ नया कोच मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। जब वो मुंह की खाती है ना, जब वो आवारागर्दी उसके सर पे चढ़ जाती है, वो लौंडेला पाड़ों में इन्वॉल्व हो जाती है, गोलगप्पे खाने लग जाती है जो उसके बाप ने मना बचपन में ही कर दिया था कि खटाई नहीं खानी, वो नहीं खानी। अल्टीमेटली फिर वो रोते रोते एक दिन अपने बाप को फ़ोन करती है कि आप आ जाओ, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट करो यहाँ पर, है ना? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो श्रेया, अगर ये वाली आदत भी डालनी है तो पिक्चरें देखनी पड़ेगी। पिक्चरें देखना कोई बुरी बात नहीं होती है, डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी की पिक्चर देख रहे हो, ठीक है? आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। प्रदन्या, आप अपने घर पे कितने डॉलर रख सकते हो अगर 100-100 डॉलर के नोट अगर आपको कोई दे तो? हाँ, डॉलर दे, कोई फॉरेन करेंसी दे। कितनी खुश हो रही है डॉलर थे, अभी कोई दे ही रहा है सच में आके ऐसो। स्टोरी मेकिंग में तौर पे हमारी फाउंडेशन बोर्ड के बच्चे माशाल्लाह है। बताओ श्रेया, कितने डॉलर रख सकते हो आप अपने पीजी में, अपने रूम में, या अपने पास हिंदुस्तान में कहीं पर भी? कितने भी रखवा लो, कितने भी रखवा लो, लेकिन अगर आरबीआई को पता लग गया एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपके पास है
तो आपको जेल तक हो सकती है, पता है। चलो बाकी बातें तो छोड़ो, फॉरेन एक सेकंड के लिए पॉइंट नंबर 5 को साइलेंट कर देते हैं 1 मिनट के लिए। कौन से नोट डीमोनेटाइज हो गए? पुराने 500 और 1000 के नोट। आप वो पुराने 500 और 1000 के नोट कितने रख सकते हो अभी अपने रूम में, अपने घर में? हाँ, और अगर आपको रिसर्च वर्क करना है, कुछ करना है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। बहुत ज्यादा अगर पाए गए तो आपको जेल हो जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बेसिकली ये देखा जाता है, आप एक लिमिट तक ही अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रख सकते हो। डॉलर किसको नहीं पसंद यार? 100 रुपए का एक नोट दिखने वाली जो शक्ल होगी, वो मिली लगभग 8,200 रुपए का काम करेगा प्रेजेंट डेट में, जो डॉलर का रेट चल रहा है। नहीं प्रधान्य, तो अच्छी बात नहीं होगी ये। यानी कि ऐसे 100 डॉलर के 10 नोट मेरे पास, और 85,000 के आसपास बन जाएंगे मेरे पास पैसे। 80,000 82,000 जितने भी बनेंगे, 80,000 तो बन ही जाएंगे, नहीं है ना? तो आरबीआई जो है, इट फंक्शंस एज द कस्टोडियम ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आरबीआई रखता है कि एक लिमिट से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जनता के पास ना, वो इसी के पास हो। अब ऐसा क्यों करता है आरबीआई? देखो, हमारी देश के लिए बहुत जरूरी है कि एज कंपेयर टू अदर करेंसीज, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं डॉलर। डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपी जो है वो स्टेबल रहे, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट ना करे ज्यादा, ना ही डेप्रिशिएट करे। अब एक बार बताओ, अगर 10,000 रुपए खर्च करके $1 आ रहा है, तो हम अपनी करेंसी को क्या बोलेंगे कि मजबूत हुई है या वीक हुई है? वीक हो गई है। क्यों? 10,000 रुपए देने पड़ रहे हैं भाई $1 की प्राप्ति के लिए। अब इस चीज का इंबैलेंस ना हो इस प्रकार से, तो आरबीआई फंक्शंस एज द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारी रुपी की एक्सटर्नल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, यानी कि रुपी एज कंपेयर टू यूरो कितना है, रुपी एज कंपेयर टू येन कितना है, रुपी एज कंपेयर टू पाउंड कितना है, रुपी एज कंपेयर टू डॉलर कितना है, आरबीआई जो है वो फॉरेन करेंसीज के रिजर्व को मेंटेन करके रखता है, विच ऑल्सो हेल्प्स टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट एंड प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि हाँ, एक मिनट, अगर वो एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज नहीं करेगा ना, तो हमें फिर ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे श्रेया, कुछ इंपोर्टेड सामान को खरीदने के लिए, जिसकी वजह से हमारे देश पे इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा। मान लो आपने बाहर से मेरे लिए फरेरो रोशर्स का एक डब्बा मंगवाया, चॉकलेट का एक डब्बा मंगवाया, आपने कहा कोई बात नहीं, मैं इनको गिफ्ट देती हूं। 500 रुपए आपको पड़ रहे हैं आज की डेट में, और वहीं अगर आपको 50,000 देने पड़े, तो शायद से आप बोलो इतना अच्छा भी नहीं पढ़ाते तुम कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूं, है ना? वो चीज महंगी हो गई आपके लिए, और 50,000 आपको खर्च करने पड़ रहे हैं। तो एक बार बताओ, इसका बर्डन किसके ऊपर बियर हो रहा है? बताओ, 500 रुपए में आपके ऊपर बर्डन पड़ रहा था, 50,000 में सेम आइटम को आप खरीदने के लिए क्या कर रहे हो? सेम आइटम को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, राइट? हाँ, आप बताओ, आप कुछ पूछ रहे थे इसी कंटेक्स्ट में। यार देखो, इसका आंसर ये होता है, श्रेया ये पूछ रही है कि इसका कोई कुछ मिनिमम होता है कि इतना मेंटेन करके रखना है। देखो होगा क्या, जैसे जैसे ज़माना आगे बीतता है, वक्त आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ता है, तो आप लोगों को एक चीज़ तो पता होगी कि डॉलर भी महंगा होगा आने वाले टाइम के अंदर, एज कम्पेयर टू साल 2030, 40, 50, 60, 70, होगा कि नहीं होगा, है ना? तो ये देखा जाता है कि करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल मैनर के अंदर हम लोग अपने रुपी की वैल्यू को डॉलर के साथ रख सके। अब इसके लिए ना इंडेक्स होते हैं, डोंट वरी, आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर देखोगे, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपसे कवर नहीं हो पाएगी। इसके लिए कुछ चार्ट्स होते हैं, जैसा मैं आपको दिखाता हूं। यूएसडी यानी कि डॉलर हो गया, यूएस डॉलर, यूएसडी, इसकी पेयरिंग करवा देता हूं मैं किसके साथ? इंडियन करेंसी के साथ, INR, यूएसडी INR लिखकर आ गया यहां पर,
श्रेया, यूएस डॉलर और इंडियन रुपी। अब यहां पर ये देखो, पिछले एक साल में आप मुझे बताना कि इंडियन रुपी एज कंपेयर टू यूएस डॉलर वीक हुआ है कि स्ट्रांग हुआ है। देखो देख रहे हो कहां से कहां तक जा रहा है। चलो मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा एक सेकंड अच्छे से कर देते हैं इसको, वीकली। ये देखो, ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अर्पित यह चीज क्या सिंबलाइज कर रहा है? यस, एंड हमारी करेंसी जो है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर क्या पावरफुल है कि नहीं है? वीक हो रही है। हाँ, अब क्या हुआ था मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, यहां चलते हैं। ये ना यहां तक पहुंच गया था, देखना जरा। मैं इसको अब चलता हूं डेली टाइम फ्रेम पे लेके। ये ना यहां पहुंच गया था इधर। ये देखो हाईएस्ट पॉइंट है इसका, अगर आप ये देख पा रहे हो आराम से देखना, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। और ये कुछ यहाँ पहुँच गया था, देख रहे हो जो मैंने लाइन बनाई है। इसको मैं ऑरेंज कलर से कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगी। थोड़ी सी बोल्ड कर देते हैं। ये देखो, ये इस पॉइंट तक पहुँच गया था। कैन यू सी इट? यहाँ तक। अब ये उसके बाद देखना, उसके बाद ये नीचे लाया जाता है। ये नीचे कौन लेकर आया इसको? आरबीआई। दोबारा से ऊपर भागने की कोशिश कर रहा था। कौन नीचे लेकर आ रहा है? आरबीआई। फिर भाग रहा है, कौन नीचे लेकर आ रहा है? आरबीआई। नहीं 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 खींच कुछ, मतलब कोई कुछ नहीं खींच रहा है, ठीक है। बेसिकली हाँ, नहीं 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 मैं कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग मैं बता देता हूँ इसकी बेसिक। हाँ, डॉलर की वैल्यू अच्छी होती चली जा रही है, और ये ऊपर जैसे ही बढ़ेगा ना, ऊपर जैसे ही बढ़ेगा तो इंडियन रुपी जो है, मतलब हमें ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है एक डॉलर की प्राप्ति के लिए। कम हो रहा तो वो सही है। हाँ, आरबीआई बेसिकली ये कोशिश कर रहा है कि उसकी वैल्यू ऐसी रहे कि कम से कम रुपए में ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आ जाए। अब आरबीआई नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रेशर इतना है ना इस चीज़ का, इकोनॉमी का, करेंसी का, कि ये ऊपर ही भाग रहा है। ये चीज़ है। ओके, एंड आप में से अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो एक टिप ले लो मेरी। यहाँ पर ये इस पॉइंट तक आएगा, तो अब यहाँ पर इसको शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई। आरबीआई जो है, इट कंट्रोल्स द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई अकॉर्डिंग टू देश की मॉनेटरी रिक्वायरमेंट क्या चल रही है। अब व्हाट इज मॉनेटरी रिक्वायरमेंट? दो चीजें देखी जाती हैं आरबीआई के द्वारा जब वो मॉनेटरी रिक्वायरमेंट को देख रहा होता है। देश में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, या फिर चीजें हद से ज्यादा सस्ती है और लोगों के पास परचेसिंग पावर ज्यादा है, डिफ्लेशन है। तो आरबीआई इसके अकॉर्डिंग मनी सप्लाई के लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मोर एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट मनी और मनी सप्लाई कैन लीड टू इन्फ्लेशन। ज्यादा अगर पैसा अगर इकोनॉमी के अंदर घूमने लगे ना प्रधन्या, तो उसकी वजह से रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं। तो आरबीआई क्या करेगा? पैसे को सकआउट कर लेगा इकोनॉमिक सिस्टम से। एंड अगर ज्यादा ही पैसे की किल्लत हो जाए इकोनॉमी के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन हो जाए क्रेडिट मनी का, उसकी वजह से डिफ्लेशन हो सकता है। यह भी तो अच्छी बात नहीं है श्रेया कि चीजें हद से ज्यादा सस्ती हो जाएं, क्योंकि उसके केस में क्या होगा? चीजें हद से ज्यादा सस्ती हो गई हैं, लेकिन लोगों के पास हो सकता है कि कुछ लोगों के पास परचेसिंग पावर ज्यादा हो उस टाइम पर,
तो रिच और पुअर का गैप तो बढ़ जाएगा, अफोर्डेबिलिटी जो हो सकता है उसके बीच में तो मिसमैच हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को स्टेबलाइज करने के लिए, जर्नल प्राइस लेवल को स्टेबलाइज करने के लिए और आउटपुट को बढ़ाने के लिए आरबीआई इंटरवीन करता है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक सिचुएशंस में, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। उसके बाद बैंकों के ऊपर लगाम भी लगाता है आरबीआई, इसको बोला जाता है रेगुलेटर ऑफ बैंक्स। आरबीआई इज एंटाइटल्ड बाय रेगुलेटरी पावर अंडर, कैसे मिलता है कि मतलब ये दूसरों के ऊपर लगाम लगाए, किसने बोला इसको, ये किसने अधिकार दिया इसको, आरबीआई एक्ट 1934 ने अधिकार दिया इसको ये, एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने अधिकार दिया इसको ये। ओके, ये रेगुलेशंस किससे रिलेटेड होते हैं? लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स, एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रांचेस इन द कंट्री और अब्रॉड। मतलब समझने की कोशिश करो, आरबीआई किन किन चीजों को रेगुलेट करता है? बैंक को लाइसेंस देना है, कमर्शियल बैंक अपनी ब्रांचेस अगर बढ़ाना चाहते हैं, एक ब्रांच अभी तक ग्वालियर में थी मान लो मेरे बैंक की, अब मैं दिल्ली लेकर आना चाहता हूं, यह परमिशन आरबीआई से लेनी पड़ेगी। और एक बैंक अपने क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से, आई एम यूजिंग द टर्म क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से कि वो कितना सक्षम है पैसों की टर्म्स में, आरबीआई डिसाइड करेगा कि उसके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट रिजर्व्स की कितनी होनी चाहिए। यानी कि अब ये कौन से रिजर्व्स? दो तरह के, एक ऐसे रिजर्व जो कि बैंक अपने पास खुद रखेगा आरबीआई के कहने पर, और कुछ ऐसे रिजर्व जो कि वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पेड अप कैपिटल। नाउ व्हाट इज दिस पेड अप कैपिटल? देखो, इस चीज को समझने की कोशिश करना, लास्ट चीज है बस ये, इसके बाद मैं लेक्चर वाइंड अप कर दूंगा, लेकिन इसको एक बार के लिए 5 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुनना। ये पेड अप कैपिटल क्या होता है? एक बार के लिए ये आरबीआई के टॉपिक और बैंकिंग के चैप्टर को भूल जाओ, जर्नल बात बताता हूं पेड अप कैपिटल की, यहां पर लिख देते हैं पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल कह लो या पेड अप मनी कह लो, कुछ भी कह लो। एक कंपनी को जब पैसों की प्राप्ति हो, कैपिटल की प्राप्ति हो, अपने शेयर्स बेचकर इन्वेस्टर्स को, इसको कहते हैं पेड अप कैपिटल। यानी कि एक कंपनी को जब पैसे चाहिए होते हैं तो वो कंपनी शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, सेबी से परमिशन लेकर शेयर्स अपने इंट्रोड्यूस कर देती है वो कंपनी, और ताकि इन्वेस्टर्स इनवाइट हो और वो खरीदें। वो अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। अब पेड अप कैपिटल का फंडा क्या होता है ये भी सुन लो ध्यान से। यहां पर ना एक्चुअल में जो स्टॉक की वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है स्टॉक की, कंपनी को अगर प्रॉफिट चाहिए है तो वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा ही बेचेंगे ना। श्रेया, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लो हम कोई एक फूड रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ठीक है, आप, मैं, प्रदन्या, अर्पित, हम सब लोग चला रहे हैं। अर्पित, प्रॉफिट हम सबके बीच में डिवाइड होना है। अगर हमें खर्चा जो हमारा एक महीने का पड़ता है, रेंट वेंट सब कुछ मिलाकर, जितने वर्कर हमने लग रखे हैं, हम सारे स्टेक होल्डर्स हैं अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है, वो खर्चा में 1 लाख का पड़ता है, तो हम कस्टमरों को सामान कभी भी ऐसा तो बेचेंगे नहीं कि वो 1 लाख से कम में बेचेंगे। हम लॉस के लिए थोड़ी ना खोल के बैठे हैं दुकान, ज़्यादा ही बेचेंगे ना। हमें जितनी लागत आ रही है एक प्लेट डोसा बनाने में, एक प्लेट कड़ी चावल बनाने में, राजमा चावल बनाने में, जो भी हम चीज़ सप्लाई करते हैं, टिफिन सर्विस है हमारी, कुछ भी है, हम उससे तो थोड़ा सा ज़्यादा रेट पे ही बेचेंगे ना श्रेया, ताकि हम अपना मार्जिन निकाल सकें। उसी को तो हम अपना पेड अप कैपिटल कहेंगे, नहीं है ना। तो यहां पर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू जो स्टॉक की होती है उससे थोड़ा सा ऊपर की वैल्यू पर ये लोग मार्केट के अंदर कंपनीज अपना शेयर इंट्रोड्यूस करती हैं। यानी कि
हो सकता है वो एक्चुअल जो शेयर हो वो 5 रुपए का हो, लेकिन कभी भी अगर हम उसको खरीदने जाएंगे स्टॉक मार्केट की एप्स पर, वो हमें 50 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल बोला ये मैंने सिर्फ, ठीक है। आप इसको अब 10% 20% ऐसा दिमाग से खुद से स्टोरी मत बना लेना, सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो ये 45 रुपए का जो डिफरेंस है, ये क्या है, कंपनी को पैसा मिल गया है ना। अब पेड अप कैपिटल की एक बात होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात। पेड अप कैपिटल जो है, इट कैन ओनली बी रिसीव्ड, इट कैन ओनली बी रिसीव्ड इन प्राइमरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट को ही हम लोग हमारे देश में कहते हैं, या किसी भी देश के अंदर कहते हैं, शेयर मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में जब ये पेड अप कैपिटल जो होता है, जो कंपनी, मतलब अब समझ गए ना, ये कंपनी के लिए पेड अप कैपिटल क्या है प्रधान्या? शेयर रिलीज करना, अपने कंपनी के स्टॉक्स रिलीज करना। शुरू शुरू में स्टॉक्स नहीं आते, शुरू शुरू में शेयर नहीं होते। मैंने आप लोगों को बताया है, सबसे पहले एक कंपनी क्या लॉन्च करती है, सेबी से हमेशा पहले परमिशन ऐसा नहीं मिलती है श्रेया कि जाओ तुम अपने शेयर्स लॉन्च कर दो। आपको सबसे पहले आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। वेरी गुड, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे पेड अप कैपिटल को? इट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज फॉर स्टॉक्स। उनको स्टॉक्स मिल गए और स्टॉक्स उन्होंने खरीदे, वो खरीदे हुए पैसे हमारे पास आ गए। सबसे पहले अगर मैं कोई कंपनी खोल रहा हूं, पहली बार मैं सेबी से परमिशन लेकर अपने कंपनी के शेयर्स रजिस्टर्ड करवाना चाहता हूं शेयर मार्केट में। जैसा कि जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया था, ये यहां पर, एक मिनट रुकना, मैं इसको हटा रहा हूं। कोई भी कंपनी, मान लो रिलायंस के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ये रिलायंस का शेयर का चार्ट है, ठीक है, कि रिलायंस अभी, श्रेया ये देख रहे हो रेड कलर की लाइन जो है जा रही है, और यहां पर लिखा हुआ है 2203.30 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। इतना इसकी वैल्यू चल रही है, एक शेयर की वैल्यू इसकी इतनी चल रही है। पहले दिन ही शेयर, जब ये पहली बार इन्होंने लॉन्च करा होगा, तो शेयर पहले दिन ही नहीं आ गया था। ये सबसे पहले आता है, आज जो मैंने आपको ग्रुप पे भेजा आप लोगों को। अब दोस्तों क्या है, ये एक कंपनी आना चाह रही है शेयर मार्केट के अंदर, श्रेया, इसका नाम है मेड इन फोर्जिंग्स लिमिटेड। सुना है कभी आपने इस कंपनी के बारे में? नहीं, पहली बार आना चाह रही होगी शेयर मार्केट के अंदर। तो क्या है, ये ना इतने अमाउंट का शेयर इशू करना चाहते हैं। कितना है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, लगभग 23 करोड़ 24 करोड़ के आसपास। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट इनको चाहिए हमसे 1,20,000 की, और मैक्सिमम इतनी ही हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बिड रेंज जो रखी है इन्होंने, एक शेयर की इनकी वैल्यू होगी 60 से 63 रुपए, 63 को 63 कहते हैं ना, ठीक है। अब क्या है, आईपीओ शेयर्स कितने ऑफर में इन्होंने लगाए हुए हैं? 37,84,000 शेयर, ठीक है। एंड आपको क्या, ये एक शेयर 60 रुपए का कल मैं सुबह बाय कर लूं तो ये बाय हो जाएगा क्या? एक नहीं, मिनिमम लॉट साइज, मिनिमम हमें इसके 2000 शेयर खरीदने पड़ेंगे, और मल्टीपल्स में। अब प्रधान्या श्रेयस का मतलब ये होता है, अगर मेरे को 2000, अगर मुझे इसका शेयर खरीदना है, मिनिमम 2000 रुपए 2000 शेयर, मिनिमम 2000 शेयर खरीदने पड़ेंगे मुझे, और एक शेयर की वैल्यू 60 रुपए है, वेरी करेगी 60 to 63 रुपीज की। अभी इसका चार्ट नहीं आया है, अभी चार्ट नहीं आया इसका। चार्ट आप सोच रहे होगे चार्ट क्या है श्रेया, अभी इसका ऐसा चार्ट नहीं आया है, यहां पर अभी हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। क्या नाम है इसका? देखो यहां जाके नाम लिखते हैं, इसका क्या नाम है इसका? मेड इन फोर्जिंग्स लिमिटेड, मैं लिख रहा हूं। नहीं आया है, यहां पर होता है हमारा एनएसई, जो इंडिया वाला है ना, यहां होता है। देखो मेड इन का कोई भी नहीं आया है, ये एमएम फोर्जिंग्स अलग है, वो है मेड इन फोर्जिंग्स लिमिटेड। लेकिन यहीं पर अगर मैं डालूं जैसे रिलायंस, ये शो होने लगा, देखो गूगल,
बाहर का, गूगल का शो होने लगा, ये देखो। नेटफ्लिक्स का भी होता है क्या? नेटफ्लिक्स, ये अदानी की कंपनियों का, अदानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर लिमिटेड, अदानी टोटल गैस लिमिटेड। लेकिन इसका भी शेयर नहीं हो, इसका भी शो नहीं हो रहा है शेयर मार्केट के अंदर। अभी सबसे पहले इन्होंने आईपीओ लॉन्च करा है। 2000 शेयर मिनिमम खरीदने पड़ेंगे और इसके मल्टीपल लॉट्स खरीदने पड़ेंगे। यानी कि अगर हमें 2001 खरीदना है ना, 2001 या 2002 नहीं, पॉसिबल नहीं है। 2000 के बाद जो दूसरा लॉट साइड बनेगा वो कितने शेयर का बन जाएगा? 4000, उसके बाद 6000। अब ये डिपेंड करता है, ये सबका सेम नहीं होता श्रेया। ये इस कंपनी ने रखा है, हो सकता है कोई 200 रख दे। आप और मैं लॉन्च कर रहे हैं मान लो, और आपने कहा कि हम ना दिबांग पैसा उठाते हैं और सस्ता बना देते हैं इसको, हम ना लॉट शेयर जो है, जो मिनिमम लॉट साइज है वो 50-50 का रखेंगे। वो हमारे ऊपर होता है। ओके, ये पेड अप कैपिटल वाली बात तो आप लोगों को समझ में आ गई, लेकिन टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते हैं। अब देखो बात करते हैं आरबीआई क्या कह रहा था, रेगुलेटरी पावर्स की क्या थी। आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द पेड अप कैपिटल। यानी कि एक कंपनी जो है, ध्यान से सुनना, क्या क्या बोल रहा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट को प्रिस्क्राइब करता है पेड अप कैपिटल कितना। एक कंपनी तो नहीं बोलेंगे यहां पर क्योंकि आरबीआई वाला काम कर रहा है, तो बैंक कोई भी एक नया बैंक आ रहा है, ठीक है, कोई भी एक नया बैंक आ रहा है एंड इसको मान लेते हैं प्रधन्या, मदान बैंक, ठीक है, मदान बैंक। अब आशिना कोई भी नया बैंक अगर जैसे आ रहा है तो इसने क्या बोला, प्रधन्या लेकर आ रही है ये वाला बैंक, मदान बैंक। इसने परमिशन मांगी आरबीआई से कि सर जी हम बैंक जो है इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, आप लाइसेंस देते हैं ना, और मार्केट से हम पैसा उठाना चाहते हैं थोड़ा सा बैंक शुरू में स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो आरबीआई ने पूछा बताओ प्रधन्या मदान आप कैसे मतलब सोच रहे हो पैसा उठाने का। तो उन्होंने बोला जैसे बाकी सब उठाते हैं पेड अप कैपिटल के ज़रिए, क्योंकि हमने अपने जो भी पैसा था वो तो सारा लगा दिया है बैंक को खोलने में, बैंक की ब्रांचेस को खोलने में, सारे स्टाफ को सैलरी वगैरह देने में, हमें थोड़ा सा मार्केट से पैसा उठाना है। आरबीआई परमिशन देगा कि जाओ सेबी के पास जाओ और अपने आप को स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर करवा लो। तो शुरू में जब प्रधन्या अगर बैंक को रजिस्टर करवाती है अपने स्टॉक मार्केट के अंदर, तो पहले दिन ही शेयर मार्केट के अंदर वो आ जाएगी। बताओ सबसे पहले स्टेप क्या होगा, प्रधन्या को क्या इशू करना पड़ेगा अपने बैंक का? आईपीओ। अब आप कहोगे बैंक की आईपीओ, बैंक के शेयर्स? जी हाँ होते हैं, नाम लो, आईसीआईसीआई, ये लो इसका शेयर, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, लो ये रहा इसका शेयर, यूको बैंक, सुबह सारे बैंक बताए थे मैंने आपको, ये रहा यूको बैंक, एक्सिस बैंक, ये रहा एक्सिस बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक पीएसबी, ये रहा पंजाब एंड सिंध बैंक। इतनी बात समझ में आई? पहले मुझे ये बताओ। अब ना यार कोई भी एक बैंक है प्रधन्या, आप तो कहोगे मैं तो यहां पर 23 खरब 24 अरब 45 करोड़ इतना पैसा उठाना चाह रही हूं मार्केट से। आरबीआई कहेगा मैडम महिला मुक्ति मोर्चा नहीं चलाना है, आपको पैसा उठाना है और देश को कंगाल नहीं करना है, सब लोगों को फुल पैंट से जॉकी की चड्डी में नहीं उतारना है आपने। तो वो कहेगा, प्रधन्या कहेगी नहीं नहीं हम तो इतना पैसा उठाना चाहते हैं। आरबीआई कहेगा मैडम सेबी ने परमिशन जो देगी ना आपको, अगर आप बैंक को, आप रजिस्टर्ड तो हो गए सेबी के कहने पर, स्टॉक मार्केट का सब कुछ लेना देना सेबी के हाथ में है। आरबीआई कहेगा लेकिन मैडम
क्योंकि आप बैंक हैं तो सेबी को ये हम बताएंगे आपके बिहाफ से कि ये कितना पेड अप कैपिटल इशू इशू नहीं रेस कर सकते हैं मार्केट से। अर्पित मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ये सारा काम ये सारा अधिकार सेबी का होता है। लेकिन अगर ये बैंक है ना कोई भी, तो बैंक मिनिमम कितना जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है प्रिस्क्राइब करने का पेड अप कैपिटल का वो आरबीआई डिसाइड करता है। बैंक मार्केट से कितना पैसा उठा सकते हैं एक आईपीओ में, ये जो लॉट साइज है कितना रख सकते हैं और कितना रुपए का शेयर वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अब प्रधन्या तो कहने लगेगी मैं तो 60 हज़ार का एक शेयर रखूंगी और मैं 60 करोड़ शेयर जो है वो इशू करवाऊंगी। अब क्योंकि बैंक के तो हो सकता है लोग खरीद भी ले, लेकिन अगर वो कोलैप्स कर गया तो इकोनॉमी तो पूरी हिल जाएगी अर्थक्वेक की तरह, जैसे धरती के नीचे से भैंसे नाच रही हूं। ये आरबीआई रेगुलेट करता है। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोलने की और क्या समझाने की आप लोगों को कोशिश करी? जल्दी बताओ अच्छे से। कि हाँ कि देखो ना, जैसे इस आईपीओ में इसने बोल दिया मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम इतनी चाहते हैं अपने कस्टमरों से, ठीक है, मिनिमम इतनी चाहते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये तो इस कंपनी, ये तो प्राइवेट कंपनी थी तो इसने जो है बता दिया अपना। हालांकि इस चीज़ को सेबी रेगुलेट करती है। सेबी रेगुलेट करती है कि तुम कितना पैसा उठा सकते हो और कितना नहीं उठा सकते हो, मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना। लेकिन बैंक के केस में ना, बैंक के केस में आरबीआई सुझाव देता है और तब सेबी एक्शन लेता है। हाँ, नहीं, बाकी तो सब कुछ सेबी देख लेता है। आप सेबी को भी जैसे बोलोगे ना, तो सेबी पहले आपकी पूरी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस देखता है। भाई तुम हाँ वही वाली बात है, चुस्की का गोला लगाकर बैठे हो शनि बाजार के अंदर और तुम कहो मैं अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहता हूँ, सेबी कहेगा भाग साले हट। हाँ 1 रुपये सर, हम तो 1 रुपये का रख रहे हैं सर, हम तो शिबा इनू की तरह 1 रुपये 100 रुपये में 5-5 लाख दे देंगे इसके शेयर। नहीं यार ऐसे नहीं होता, समझ गए? क्रेडिट वर्दीनेस, इसलिए मैंने पहली वर्ड लिख दिया था। क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूं प्रधान ने समझ में आया आपको? मदान बैंक का क्या होगा? तो एज पर द कॉइनेज एक्ट 1906, आगे टॉपिक पर बात करते हैं। कॉइन्स कैन बी इशूड अप टू डिनोमिनेशन ऑफ 1000। यानी कि देखो इसका मतलब ये है, आप जो सिक्के जिन पे फेस वैल्यू लिखी रहती है अलग अलग, हमारे देश में बताओ अभी करंटली कितने फेस वैल्यू के सिक्के होते हैं? 50 पैसा। बंद नहीं हुआ है श्रेया, हाँ बंद नहीं हुआ है, लेक्चर देखना मेरे सीबी सचदेवा वाले, पता लगेगा। 50 पैसे का सिक्का बंद नहीं हुआ है, यूज नहीं करते हैं लोग, ठीक है। 1 रुपये, 2 और 5, 10, 20, ऐसा करते करते मैक्सिमम जिस पे 1000 लिखा हो यही सिक्का इशू हो सकता है, क्योंकि इसके बियॉन्ड रिस्की है ये वाला काम। एंड एज पर द आरबीआई एक्ट 1934, करेंसी नोट्स कैन बी इशूड अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ 10,000, जिनके ऊपर 10,000 लिखा हो। नोट जो होगा ना, हमारे पास अभी मैक्सिमम कितनी डिनोमिनेशन का नोट है अभी हमारे देश में? 2000। 10,000 तक का ही मैक्सिमम इशू करा जा सकता है। अब मुझे भी बताओ यहां पर ऐसा क्यों लिखा होता है इंडियन कॉइनेज एक्ट, और यहां पर एक्ट क्यों चेंज हो गया? क्योंकि कॉइन्स को मिंट करने की पावर किसके पास है? गवर्नमेंट, तो उसके लिए सेपरेट एक्ट है। और आरबीआई को सॉरी ये जो करेंसी नोट्स हैं इनको प्रिंट करने की पावर किसके पास है? आरबीआई, तो वो आरबीआई का सेपरेट एक्ट है। 1 रुपये का नोट जो है इट इज द ओनली करेंसी नोट जिसके ऊपर सिग्नेचर होता है आरबीआई के गवर्नर का नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी का ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड नॉट ऑफ द गवर्नर ऑफ द आरबीआई। ये 2 सिंपल सी चीजें थी जिसके बारे में हमने आराम से सीखा। हाँ मैं बता, ये नहीं, सरकार ने कुछ अलग नहीं बना रखा था, आरबीआई के दफ्तर में ही होती थी। अब आरबीआई ने पता क्या बोला, याद है सीबीएसई में मैंने पढ़ाया था कि इसकी पिछले 4-5 साल से बंद है ये छपाई, नहीं छपते ये।
यूज़ तो है नहीं कुछ उसका, क्योंकि 1 रुपये का उससे ज़्यादा तो पेपर ही महंगा पड़ जाता है फिर तो, ये सब कुछ प्रोसेस वगैरह, ठीक है। क्योंकि वो अच्छा पेपर होता है, कभी 1 रुपये के नोट को टच करके देखना, प्यारा सा क्यूट सा, है ना, अच्छा पेपर होता है वो, मोटा, बहुत अच्छा क्वालिटी का और अच्छा पेपर होता है। अब देखो क्या होता है, आरबीआई क्या बोलता था, हम छपाई तो अपने अंदर कर देंगे दफ्तर के अंदर, ठीक है। अब फिर तुम्हारे 100 ड्रामे होते हैं, तुम फाइनेंस सेक्रेटरी के पास लेकर जाओगे, फिर वो सिग्नेचर करेगा, फिर तुम कहोगे कि हम मतलब वो देखेंगे, फिर तुम सर्कुलेट करने के लिए वापस हमारे पास भेजोगे। उसने कहा भाई 1 रुपये का तो नोट है, तुमने 10 रुपये तो लगवा दी इस पूरे पूरे प्रोसेस में, इसलिए बंद कर दिया। और 5 रुपए का जो सिक्का मैं आपको ब्लेड के लिए दिखा रहा था ना प्रतन्या, वो सिक्के या पुराने वाले मोटे सिक्के इसलिए बंद हो गए, अब उनके अंदर ना जो अलग अलग प्रकार के मेटल्स हैं ना वो मिक्स कर दिए जाते हैं, ताकि अब अगर उनको पिघलाकर भी कुछ और चीज बनाई जाएगी तो वो वर्थ की नहीं होगी। ओके, अब यहां पर एक चीज देख लो, लास्ट चीज, करेंसी नोट्स प्रिंटिंग एंड कॉइन्स मिंटिंग। करेंसी नोट जो है वो हमारे देश में जो 4 प्रेसेस हैं वहां पर प्रिंट होते हैं। 2 ऑफ द करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेसेस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 2 आर ओन्ड बाय आरबीआई, ठीक है। और आरबीआई कैसे ओन करते हैं उनको, थ्रू इट्स होली ओन सब्सिडरी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ओन करी हुई प्रेस है वो कहां पर है, वेस्टर्न इंडिया में है नासिक में, सेंट्रल इंडिया में है देवास में। वेयर इज देवास, मध्य प्रदेश। नासिक कहां पर है, महाराष्ट्र, मुंबई तो एक अलग जगह है, ठीक है। अदर 2 प्रेसेस आर एट मैसूर सदर्न इंडिया के अंदर एंड सल्बोनी ईस्टर्न इंडिया के अंदर। वेयर इज सल्बोनी, बंगाल, ठीक है। कॉइन्स आर मिंटेड इन 4 मिंट्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इसका तो पूरा का पूरा अधिकार भारत की सरकार के पास है। कहां कहां होती है इनकी मिंटिंग, एक तो अर्पित आपके नोएडा में, फिर मुंबई, हैदराबाद और कलकत्ता। तो ये चीज़ें प्रधन्या याद रखना अलग अलग एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के लिहाज से। ये वाला जो बॉक्स था। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।